नमस्कार दोस्तों, आर के मैथ्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आए हैं। सवाल बहुत ही सरल है, लेकिन बस समझना है। तो सवाल देखिए क्या है। आज एक्सरसाइज हमारी चालू हो रही है 3.5 3.5 से एक्सरसाइज चालू हो रही है और नई विधि चालू हो रही है, बज गुणनखंड विधि। अब देखिए एक्चुअली क्या है, हल तो हमको समीकरण ही करना है। ये समीकरण है, हल तो हमको ये करना है। लेकिन जब कोई भी प्रश्न कर रहा है आपसे और वो जिस तरीके से उसे हल करने को बताएगा, आपको उस प्रश्न का आंसर उसी विधि में देना है। यदि आप उसी विधि से आंसर देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, वरना आपका आंसर गलत माना जाएगा, भले ही उत्तर सेम हो। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज गुणनखंड विधि, ये दिया हुआ है, बज गुणनखंड विधि से हल कीजिए। मतलब कि यह प्रश्न में पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये जो समीकरण अन्य भी है, फिलहाल अभी यहाँ पे लिखा है, ये जो भी समीकरण है ये अद्वितीय हल है, या इसका कोई हल नहीं है, या इसके अपरिमित हल यानी कि बहुत ही हल हैं। तो देखिएगा, इस सब के लिए हमको छोटी सी चीज़ जाननी पड़ेगी, तो हम आपको बताते हैं। छोटी सी चीज़ देखिए क्या है कि जो दो समीकरण दिए होते हैं, तो वो दो समीकरण इस टाइप से हम लिखते हैं। मान लेते हैं पहला समीकरण हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। ठीक है, और इसमें से हम, ठीक है, और दूसरा समीकरण होता है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये दूसरा होता है। अब इन दोनों को करना क्या है, यदि, यानी कि ये इनकी कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। हम फिलहाल ही बताते हैं, यदि ये दोनों निकल के आते हैं कैसे, यदि ये दोनों यहाँ पे लिख दे रहे हैं a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो आपका समीकरण, अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो आपका समीकरण होगा अद्वितीय हल। ठीक है, अगर इस कंडीशन में आता है, हम आपको भी समझा देंगे कंडीशन भी। नंबर 2 कंडीशन, 3 कंडीशनें आती हैं। नंबर 2 कंडीशन, यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 आता है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये आएगा कोई हल नहीं, ये कोई हल नहीं में आएगा। नंबर 3 कंडीशन आती है। नंबर 3 कंडीशन हमारी है, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो आपका समीकरण जो है उसके अपरिमित अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। यदि तीनों बराबर आते हैं तो उसके अनेक हल होंगे। तो ये समीकरण है। तो अब देखते हैं इस समीकरण को हल कैसे करेंगे। ये 3 कंडीशनें हैं, आपको याद रख लेनी है। अगर आप ये 3 कंडीशनें याद कर लेंगे तो आपको इस सवाल को लगाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम अब इस सवाल को हल करके देखते हैं कि ये हमारा कौन सा हल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका एक तरीका है, ये इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब चूंकि थोड़ी सी हम कंजूसी कर रहे हैं लिखने की, और इसको हमने समीकरण 2 मान लिया।
ठीक है। अब चूंकि इसे लिख गया है तो लिख गया है, ठीक है। अब देखिएगा हम लिखते हैं, दो तीन तरीके हैं, फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं, a1x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर, ठीक है। क्या लिखा है, a1x प्लस b, सॉरी यहाँ पे b1 y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर, यानी कि समीकरण 1 ये है। अब इसमें तुलना करते कैसे, हम आपको बता दें, x वाला पोर्शन y वाला पोर्शन गायब कर दो और c वाला पूरा पोर्शन लिख लेना है, क्योंकि c में कोई अन्य संख्या है ही नहीं, मतलब संख्या अचर संख्या नहीं। देखिए अब देखिए क्या है, देखिए कि a1 बराबर x गायब करें, जहां पर कोई संख्या ना x के साथ हो वहां पे 1 होता है, ठीक है। बाई गायब कर दी तो b1 बराबर 3 बच गया, और चिन्ह के साथ माइनस का, b1 बराबर माइनस का 3 और c1 पूरी संख्या चिन्ह के साथ माइनस का 3, ठीक है। अब ये हमारा मतलब हमारी तरफ से इस चीज का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ये, बस यहाँ पे 2 2 कर देना, यहाँ पे समीकरण 2 कर देना है। पुनः a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप यहाँ पे कंपेयर विद कर सकते हैं, बस कंपेयर विद करना है, बाकी ये सेम। एक्चुअली मैथ्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं की लगभग सेम होती है, क्योंकि 2 को 2 बोलेंगे और वो अंग्रेजी वाले 2 बोलेंगे, बट लिखेंगे तो 2 ही, यानी कि अंक में, ठीक है। अब देखते हैं, अब सेम प्रोसेस, x गायब करते 3 बचा, तो a2 बराबर 3, बाई गायब करते हैं माइनस का 9 बचा, b2 बराबर b2, ठीक है। मतलब दूसरा समीकरण इसलिए b2, तीसरा होता तो b3, चौथा होता तो b4, मतलब जो समीकरण है वो वाली संख्या यहाँ पे लग जाएगी। अगर मान लो आप 1 लाखवां समीकरण है तो वहां पे b 1 लाख, सिंपल तरीका है, ठीक है। फिलहाल आपको बता दूं, मैं पहली बार फेस के साथ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा भी रहा हूं और अपनी लाइफ में पहली बार इस बोर्ड पे आज के दिन लिख रहा हूं, ठीक है। तो फिलहाल राइटिंग थोड़ी गंदी हो तो मैनेज कर लेना। तो b2 बराबर माइनस का 9, ठीक है। अब c2 बराबर हमारा पूरा लास्ट वाली गिनती, मतलब जो जिसके साथ x y z ना लगा हो यहाँ पे, यानी कि माइनस का 2, ठीक है। अब ये हो गया, ये हमारे दोनों समीकरणों की तुलना हो गई, यानी इस समीकरण का भी काम खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए, वरना ये समीकरण इतना सरल था, अगर ये ना कहता कि बज गुणनखंड विधि से लगाओ तो ये समीकरण बहुत ही सरल था। पता क्यों, यहाँ पे x था और यहाँ पे 3x था, इसमें 3 से गुणा कर देते x बराबर हो जाता। मतलब आगे इसका हल क्या होगा वो भविष्य की बात है, वो अलग चीज, बट वैसे, ठीक है। अब फिलहाल देखते हैं, अब इनको क्या करते हैं, हम तीनों को बटे में रखते हैं। पहला वाला समीकरण ऊपर, नीचे वाला मतलब a1 ऊपर रहेगा, a2 नीचे, b1 ऊपर, b2 नीचे, c1 ऊपर, c2, मतलब तीनों हम बराबर रखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है वो बाद में छांटेंगे, पहले हम बराबर रखेंगे, ठीक है। तो हम a1 अपान a2 रख लेते हैं बराबर में, तो a1 हमारा 1 है, a2 हमारा 3 है। ध्यान से देखो, 1/3 आया, फिर b1 अपान b2,
माइनस का B1 3 है, B2 माइनस का 9 है, माइनस का 9 है ना, ठीक है। अब माइनस माइनस कट गया, 3 इक्कन 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 हम गोल कर रहे हैं, यानी कि इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। अभी एक बचा है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, C1/C2, C1 माइनस का 3 और C2 माइनस का 2, ठीक है। ये और ये कट गया तो सीधे सीधे बचा हमारा 2, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम कैसे देखेंगे, अब ये देखते हैं एक तरीके से। देखो ऐसे शायद आपको अजीब लगे, तो आप एक काम करते हैं, पास पास लिख लेते हैं। इसका आंसर 1/3, ठीक है। चलो बराबर निशान लगा देते हैं, लेकिन इसको बाद में देखेंगे कि बराबर है भी या नहीं है। दूसरे का आंसर 1/3, फिर बराबर निशान लगा देते हैं, या निशान मत लगाइए, बाद में लगा लेंगे। और 3/, हाँ 2 नीचे 3 ऊपर है, 3/2। देखिए एक्चुअली आप हाई स्कूल वाले हो, मैं हाई स्कूल वाले पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको लगता है थोड़ा स्लो हूँ तो फास्ट हो जाऊंगा, लेकिन फिर मुझसे मत कहना कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखते हैं, आप ध्यान से देखो, 1/3, 1/3 तो बराबर होता है, सही बात है, तो बराबर निशान ठीक है। लेकिन 1/3 क्या 3/2 के बराबर होता है ना? नहीं होता है ना, नहीं होता बराबर। इसका मतलब होता है बराबर नहीं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब होता है बराबर नहीं। देखिएगा आप किसी भी एक्सरसाइज का अगर सेम सवाल है, तो कोई एक सवाल यदि आपकी समझ में आ जाएगा ना, तो आप सारे सवाल लगा लेंगे। तो बस अब आपको ढूंढना ये है कि वो कौन सा एक सवाल है जो आपकी समझ में आता है, ठीक है। और यदि आपके पहला ही सवाल समझ में आ जाएगा तो समझिएगा, एक्चुअली क्या है, मैथ इस संसार का सबसे सरल विषय है। क्योंकि अगर एक बार इसका कॉन्सेप्ट, यानी इसकी विधि, यानी इसका नियम या फार्मूला व्यक्ति को समझ में आ जाए, तो उसको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस एक ही समस्या होती है ना, कि उसको कंसेप्ट ही तो नहीं आता है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझेगा। ये देखिए, अब देखो मैच कर लेते हैं, ये पहले वाले में ही कटा हुआ है, ये पहले वाले में कटा हुआ नहीं है, तो ये नियम नहीं लगेगा। दूसरा नियम, ये देखिए पहला वाला बराबर है और दूसरा वाला कटा हुआ है। मान लो ये भी बराबर होता तो हम नीचे पहुंच, अब यही मिल गया कि कोई हल नहीं है, तो ये वाला आ गया ना, क्या आ गया, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। चूंकि लगा दो, ठीक है। इसलिए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। इस चौकी का निशान 2 बूंदी ऊपर 1 नीचे, इसलिए मैं 1 बूंदी ऊपर 2 बूंदी, समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। अब देखिएगा इसने क्या कहा था प्रश्न ने, देखिए हमको हमेशा प्रश्न के अनुसार चलना है। आप कितने भी होशियार हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी यदि किसी व्यक्ति ने कहा है कि आप 10 तक गिनतियां सुनाइए, तो हकीकत तो यही है कि आपको 10 तक ही गिनतियां सुनानी चाहिए। देखिए यदि आप 9 तक सुनाएंगे तो भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप 11 तक पहुंचते हैं, यानी 10 से ऊपर पहुंचते हैं, तो आप एक घमंडी टाइप के इंसान कहलाएंगे। यानी कि किसी व्यक्ति ने जो पूछा है आप उसका आंसर दीजिएगा, बस बात खत्म। सो डैट आपको करना है क्या है कि जो व्यक्ति, ये व्यक्ति मानिए ना, आप आपके सामने पेपर आया तो उसका पर्चा बोल सकते हो, बट मान लीजिएगा
कि ये पेपर ना होता, कोई व्यक्ति आपके पास होता, यानी एज आपका टेस्ट लेने आया ओरल में, तो जितना पूछा उतना ही आंसर देना है, उसके आगे एक लफ्ज भी आपको नहीं बोलना है। एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की पहचान है, यानी स्टूडेंट की पहचान है। और मुझे आप अपना मित्र मानिए, तो जितना मुझे जानकारी जहाँ से मिलती है मैं आपको दूंगा। आपको यदि लगता है कि वो जानकारी सही है तो आप ले लीजिएगा, यदि आपको लगता है कि वो जानकारी सही नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि हमको सिर्फ इतना चाहिए कि महापुरुषों की जीवनी सिर्फ इसलिए पढ़ाई जाती हैं और उसमें 99% अच्छाइयाँ ही लिखी होती हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनकी अच्छाइयों को लीजिए ना, उनके अंदर जो बुराइयाँ थी उनको छोड़ो, उनसे आपको क्या मतलब है। अब अगर आपको बुरा बनना है तो उनकी बुराई ढूंढिए। यदि संसार में कोई व्यक्ति किसी की बुराई ढूंढता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या उस व्यक्ति को बुरा बनना है ना, तो आपको अच्छाइयाँ लेनी है तो आप अच्छाइयाँ लीजिए। तो मैं ये कह रहा था इसलिए कि इस प्रश्न ने क्या कहा था कि यदि अद्वितीय हल है तो इसको बज गुणनखंड विधि से हल करना है। बज गुणनखंड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस की गुणा, ठीक है, करनी है। अगर ये नहीं है तो इस सवाल को ऐसे ही छोड़ दो, आपका आंसर हो गया। अब चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, मैं चाहता था कि सारे आंसर इसमें दे दूं, लेकिन उस अध्यापक का अध्यापक होना नहीं, मतलब अध्यापक होना बेकार है यदि वो अपने स्टूडेंट को समझा ना पाए। वो अलग की बात है कि मैंने 1 घंटा ले लिया, आधा सवाल बताया, लेकिन मैंने प्रश्न बताया, ठीक है। सो डैट फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, और आपका कोई भी प्रश्न हो तो मुझे उसके बारे में कमेंट बताइएगा और मैं अपने स्तर से उसको हल करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो है, सो डैट ज़्यादा गलतियां हो, जो हकीकत में गलतियां हो, उनको जरूर कमेंट में करना, मुझे बताना। लेकिन अगर हो सकता है थोड़ा सा आपको अच्छा ना लगा हो अन्य कुछ, तो थोड़ा इग्नोर कर देना, मैं आगे थोड़ा मैनेज कर लूँगा। ओके, धन्यवाद।